नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों यूपी पुलिस के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा पिटकों में से नहीं है? दोस्तों पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपशाखा पिटक। याद रखेंगे दोस्तों, उपशाखा पिटक। दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट अभिधम पिटक। दोस्तों अभिधम पिटक में जो है दार्शनिक विचारों का वर्णन है। सुप्त पिटक में जो है धर्म से संबंधित बातें हैं। विनय पिटक में है नीति से संबंधित बातें हैं। याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध के उपदेश जो हैं किस भाषा में है? वह पाली भाषा में हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों कौन सी थी? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तोसली थी। याद रखेंगे दोस्तों, तोसली थी। याद रखेंगे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? दोस्तों अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों कब किया था? शासन के 8 वर्ष बाद यानी कि 9 वर्ष बाद आक्रमण के 9वें वर्ष आक्रमण किया था। याद रखेंगे। इसका वर्णन किस अभिलेख में है? तो 13वें शिलालेख में है, जो कि सबसे बड़ा शिलालेख है। याद रखेंगे। सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है? रुम्मनदेही शिलालेख है सबसे छोटा शिलालेख। अशोक नाम का वर्णन। दोस्तों अशोक नाम का वर्णन किन अभिलेखों में है? मास्कीय, गुर्जरा, उदय गोलम, निष्ठुर अभिलेखों में है। याद रखेंगे। पुराणों में अशोक नाम का वर्णन है अशोक वर्धन नाम से। याद रखेंगे। पुराणों में जो है अशोक नाम का वर्णन है अशोक वर्धन नाम से। पुराणों में अशोक वर्धन का वंश कौन सा है? मौर्य वंश है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? दोस्तों बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मौर्य काल से। याद रखेंगे दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजूल कडफिसेस था। याद रखेंगे, कुजूल कडफिसेस। हर्षवर्धन वंश का संस्थापक कौन था? थानेश्वर के पुष्य भोती वंश था। गुप्त काल का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि भी धारण की थी। याद रखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य गुप्त ने अपने वंश का नाम किसके नाम पर रखा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश का नाम अपनी माता के नाम पर रखा था। उनकी माता का नाम मोर था, जिसका मतलब होता है मोर या मयूर। तो वहाँ से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोलविद बरामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? दोस्तों खगोलविद बरामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रमादित्य का। याद रखेंगे दोस्तों, विक्रमादित्य के हिस्सा था। याद रखेंगे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विक्रमादित्य का दूसरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं विक्रमादित्य को। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश का शासक था। 1911 में पृथ्वीराज चौहान ने 1911 में मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का यह प्रथम युद्ध है। याद रखेंगे। 1992 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। यह तराइन का दूसरा युद्ध है।
वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। दोस्तों वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयागराज में। याद रखेंगे दोस्तों, प्रयाग में। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमबेटका में। याद रखेंगे दोस्तों, भीमबेटका में मिलती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में स्थित है। उदयगिरी की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के विदिशा में स्थित हैं। भीमबेटका यह भी महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों किस जिले में स्थित है पंचमुखी गुफाएं? तो याद रखेंगे राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनभद्र में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, सोनभद्र में स्थित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सोनभद्र के कैमूर श्रेणी में सोनभद्र के कैमूर श्रेणी में पंचमुखी गुफाएं स्थित हैं, जिसमें 250 रॉक कला पेंटिंग हैं, जिन्हें पत्थर की पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक चुनावों में वोट डालना। याद रखेंगे, लोक चुनावों में वोट डालना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में किया गया था, इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में किया गया था। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह किसकी सिफारिश पर किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मौलिक अधिकार भाग संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य भाग 4 संविधान के भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के ए में। राज्य के नीति सिद्धांत जो हैं भाग 4 संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो दोस्तों किसके पास होता है वोट डालने का अधिकार? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पीकर के पास। याद रखेंगे, स्पीकर के पास होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 में किया गया है। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? दोस्तों इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखें, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर बीबी गिरी ने प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे हैं।
इनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई थी तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी पद पर ही मृत्यु हुई थी। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, याद रखेंगे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद से दिया था, संसद संविधान सभा से दिया था, याद रखेंगे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भाषण दिया था अंग्रेजी भाषा में। पुस्तक इनकी भारत की खोज, पिता का पत्र पुत्री के नाम, याद रखेंगे। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है शक्ति, याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास है, याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के पास। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। SC और ST के क्षेत्र के बारे में अनुसूची 5 में इसमें 10 राज्यों का जिक्र किया गया है। भारत के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर कर सकते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब से, याद रखेंगे, भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।